साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सीजी टेट 2024 जो 23 जून 2024 को एग्जाम हुआ है पहली से पांचवी कक्षा के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में, ये सेट डी में हिंदी विषय से पूछा गया पहला प्रश्न था कि हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11। आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है और स्वर के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के स्वर होते हैं हिंदी में। तो दोस्तों वे ध्वनियां जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित की जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं और हिंदी में 11 स्वर हैं। आ इ उ री री और ए ओ। तो आपको याद रखना है कि स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के बिना किसी रुकावट से निकलती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, देखिए पंखुड़ी। 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक तो ये जो चिन्ह लगा है जिसको आप अंग की मात्रा बोलते हैं और इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। जो चंद्र बिंदु वाला मात्रा होता है उसको दोस्तों अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं, आपको याद रखना है। और जो अंग की बिंदी वाला होता है जैसे इसमें लगा है इसको नासिक बोलते हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। और शब्द भी हमको सही चुनना है, तो पंखुड़ी ये शब्द सही होने वाला है। देखिए दोस्तों आगामी एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है कि जो नासिक होते हैं उसमें कुछ इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं जैसे दंड, संत, अंक, इंजन, शांति आदि। तो ये नासिक वाले शब्द कहलाते हैं, नासिक वाले व्यंजन शब्द कहलाते हैं। और जो चंद्र बिंदु वाले जो मात्राएं होती हैं जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, उदाहरण के स्वरूप माँ, कुंवर, छटाई, हंसना आदि जो शब्द है ये अनुनासिक के उदाहरण है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखना है। तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यड़ स्वर संधि। आपको याद रखना है कि जहां भी ता, आधा ता या इस तरीके से जो आते हैं किसी भी शब्द में तो आपको यड़ संधि में लगाना है। और स्वर 5 प्रकार के होते हैं जिसमें देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है और यड़ स्वर संधि है और अयादि स्वर संधि है, एक होता है वृद्धि स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि का ट्रिक है दोस्तों, जहां भी किसी शब्द में आधा ता और या आए तो आपको यड़ संधि में लगा देना है। इस प्रकार से ये जो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। ये देखिए साथियों यड़ संधि क्या है, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है और उ का वा और री का रा हो जाता है तो या बन जाता है। जहां पर भी आपको ये ट्रिक याद रखना है कि आधा ता और या जहां किसी शब्द में दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो संधि पूछा जा रहा है वो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जहां भी अत्यधिक इसमें भी आधा ता है, यहाँ पर या है देखिए अभ्यर्थी में, यहाँ पर पर्यटन इसमें भी या है, पर्यावरण इसमें भी या है। ठीक है, तो इस तरीके से या और ता को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है यड़ संधि के लिए। तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि यड़ संधि अब कोई भी प्रश्न पूछे जाएगा तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। बात करें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे आप आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो दीर्घ स्वर संधि में देखिए जहां पर आ और आ 2 सजातीय स्वर हो, आ या ई, तो इस तरीके से जो शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि में दोस्तों मात्रा होती है, ठीक है, मात्राएं लगी होती है वृद्धि स्वर संधि में, जैसे कि उसमें अक्सर दोस्तों याद आपको रखना है जो वृद्धि स्वर संधि में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही साथ ओ की मात्रा वहां पर देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। साथ ही साथ दोस्तों जो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि में आपको ए या ऐ की मात्रा देखने को मिलेगा, जैसे एक एक, ठीक है, एक धन एक, एक एक, इस तरीके से ये देखने को मिलेंगे। यड़ संधि तो आप समझ ही गए। और अयादि
जो अयादी स्वर संधि है इसमें कोई मात्रा नहीं होगी दोस्तों। जैसे कि नमक, कमल, इस तरीके से जो आएंगे, जो शब्द आएंगे वो अयादी स्वर संधि कहलाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग होगा। दोस्तों आप बोलेंगे तुरंग क्यों होगा, तो देखिए पूरा मेहनत करके मैं लाया हूँ, पूरा गूगल से ढूंढ करके उत्तर लाया हूँ दोस्तों। तो इस मेहनत पर एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो इसी तरह का जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए घोड़ा का अर्थ होता है अश्व, है, बाजी, तुरंग इत्यादि। तो इस तरीके से ये जो तुरंग ऑप्शन दिया गया है इसका सही जवाब होने वाला है तुरंग। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान कर उत्तर चयन करना है। यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसको सुमेलित करना है। हालांकि इसका जो सही मिलान है, सही मैच जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर एक भी शब्द को याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए डायरी शब्द है, डायरी ऑप्शन नंबर सी में डायरी है, तो डायरी कैसा शब्द है, तो दोस्तों विदेशी शब्द है। आप सभी जानते हैं अंग्रेजी शब्द है, यानी विदेशी शब्द है डायरी। तो देखिए सी का वन कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए सी का वन सिर्फ एक ही ऑप्शन पर आ रहा है। इस तरीके से अगर एक भी ऑप्शन आपसे बनता है तो निश्चित रूप से इस तरीके से जो मिलान करने का रहता है, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन रहता है, तो आराम से आपसे बन जाएगा। इसी प्रकार चारपाई को आप भली भांति समझ सकते हैं कि यह देशज शब्द है, और देशज शब्द मतलब समझ सकते हैं आप गांव की शब्द जो है देशज शब्द है, जो गांव की भाषा में प्रचलित है और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। अगर बात करें अखबार की, तो देखिए अरबी शब्द है, तो अरबी शब्द से एक चीज आपको याद रखना है, एक ट्रिक है कि आ से अगर कोई भी शब्द पूछा जाता है, जैसे अखबार हो गया, अखबार हो गया, अमीर हो गया, इस तरीके से जो शब्द आएंगे वो ज्यादातर अरबी शब्द होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने गूगल से लिया हुआ है, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। जैसे आ शब्द से देखिए अखबार, अजब, अदालत, अमीर, आजाद, आदमी, आम, ये शब्द दोस्तों अरबी शब्द हैं। तो इस तरीके से आप अरबी शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं, और यदि आपको एक भी शब्द बनता है तो आप निश्चित रूप से सुमेलित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। हालांकि कुछ साथी पूछेंगे कि अजात शत्रु ही क्यों होगा दोस्तों, तो चलिए आपको प्रूफ भी दिखाते हैं, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए अजात शत्रु, ठीक है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर होने वाला है। पिछले वीडियो पर हमने दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजी टेट 2024 में, उनका हल किया हुआ वीडियो डाल दिया गया है। यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देख लीजिएगा, काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए तत्सम शब्द का साथियों यहाँ पर दिए गए तत्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखना है। यानी कि तत्भव शब्द दिया है, हमको तत्सम रूप चुनना है। तो तत्भव, ये पैर जो है तत्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब होने वाला है पद। पद या पाद इसको बोला जाता है, पांव को पांव भी बोला जाता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द वो है दोस्तों जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उसी प्रकार से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, और तत्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से आकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है तत्भव और तत्सम। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये जो पैर का तत्सम शब्द है वो पाद या पांव, यहाँ पर पाद और पांव दिया नहीं है, पद दिया है, तो इसका सही जवाब पद ही होने वाला है। देखिए जो पैर का तत्सम शब्द है वो क्या होगा, पद होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दिए गए अनेकार्थी शब्द का सही मिलान करना है। हालांकि ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं जल यानी पानी, और अर्थ यानी धन को बोला जाता है, गति मतलब चाल, और कनक कनक यानी सोना को बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर जो है
यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नील कमल शब्द में कौन सा समास निहित है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखना है। आपको पता है दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पूछा गया है नील कमल कौन सा समास है। तो देखिए इसका सही जवाब है कर्मधारय समास है। नील कमल है कर्मधारय समास है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है नील कमल यानी कर्मधारय समास। द्विगु समास आप सभी जानते हैं दोस्तों। द्विगु समास जो संख्यात्मक शब्द होते हैं, जैसे चौराहा, तिकोना, त्रिलोक, ठीक है, सप्तसई, इस तरीके से जो शब्द होते हैं संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास में ज्यादातर देवी देवताओं के अर्थ पूछे जाते हैं, जैसे लंबोदर हो गया, दशानन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देवी देवताओं या राक्षसों के नाम होते हैं, तो ज्यादातर ये बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास में ज्यादातर कार्य को दर्शाया जाता है। इस प्रकार से ये जो है इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। नीला कमल, नील कमल यानी कमल कैसा है, यानी कैसा शब्द जब पर आए आपसे कैसे में प्रश्न करे तो आपको कर्मधारय में लगा देना है, यानी क्या कार्य कर रहा है। जैसे नील कमल, कमल कैसा है तो नीला है, नील कमल। ठीक है, इस तरीके से नीलांबर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, नीलांबर यानी अंबर कैसा है तो नीला है। तो इस तरीके से ये कर्मधारय समास इसका सही जवाब होने वाला है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों जो नील कमल शब्द है उसका जो समास है कर्मधारय समास है। तो इस तरीके से इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, यानी कि नीला, लाल, हरा, इस तरीके से जो विशेषण बताए, विशेषता बताए, ठीक है, शब्द की विशेषता बताए, उसको हम कर्मधारय समास के अंतर्गत लेते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि द्विगु समास, तो इसमें देखिए संख्यावाचक अधिक शब्द रहता है, संख्यावाचक रहता है, जैसे त्रिकोण, त्रिलोचन, दशानन, इस तरीके से जो शब्द होंगे द्विगु समास होंगे। और बात करें तत्पुरुष समास की, तो देखिए जिसमें पुरुषोत्तम, विद्यासागर, इस तरीके से जो व्यक्ति के कार्य को बताए, ठीक है, तो उस तरीके से ऐसे शब्द को तत्पुरुष समास कहते हैं। बात करें बहुव्रीहि समास की, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि जिस पर देवी देवताओं के ज्यादा इसमें बोला जाता है, जैसे पीतम्बर, ठीक है, पंकज आदि, ये शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि काफी बहुत ही सरल है। प्रश्न है जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं। तो आपको पता है कि जो ऊपर लगता है यानी पहले लगता है उपसर्ग, और जो बाद में लगता है पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि ये भी बहुत ही सरल है। दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए बहुत ही सरल है। देखिए आवट दिया है यानी कि सजावट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर मिलान कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आवट यानी सजावट, अक्कड़ यानी घुमक्कड़, औना बिछौना, इयल अड़ियल, इस तरीके से इसका जो सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा, क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तुम बहुत मिठाई खाते हो, तो इसका देखिए अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखना है। तो इसका जो सही जवाब होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे वही, ये संबंध जोड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर संबंध बताए किसी शब्द का उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों ये सी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि जिसे देखो वही खुश है, या फिर यहाँ पर प्रश्न को बदल दिया गया कि जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। तो इस तरीके से जिसे वही ये कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इसका ये सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
दास्ता, दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए दास्ता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे दास्ता, कटुता, बुढ़ापा, बचपना, इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि वाक्य में कौन से अंग होते हैं? वाक्य में कौन से अंग होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य में कौन से अंग होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय, वाक्य में 2 अंग होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है कि किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का विश्लेषण करने में वाक्य के इन दोनों खंडों और अंगों की पहचान होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, मेरा भाई मोहन कक्षा 7 में हिंदी पढ़ रहा है। तो मुख्य उद्देश्य जो हो गया मोहन, उद्देश्य हो गया, और कर्ता मेरा भाई हो गया, और क्रिया पढ़ रहा है। इस प्रकार से किसी भी वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उसका शुद्ध कौन सा होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इस पर आपने विवेक से इसको हल करना था। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, मुझे 1 कप गरम चाय चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ के देखिए दोस्तों, आपको स्वयं पता लग जाएगा। मुझे एक गरम कप, सॉरी, मुझे एक गरम चाय कप चाहिए, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मुझे एक गरम तो कोई चीज होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, मुझे चाय 1 गरम कप चाहिए, गरम कप इसमें मांगा जा रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए, 1 गरम कप चाय मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले पूछा गया कि 1 गरम कप चाय मुझे चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस दृष्टि से सही इसका ऑप्शन होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो देखिए इसमें संभावना दर्शाई जा रही है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से संकेत दर्शाया जा रहा है, संभावना दर्शाई जा रही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं ये मुहावरा, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका सही जवाब है दोहरा लाभ लेना, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि काफी बहुत ही सरल है। कहा जा रहा है कि मुहावरों का अर्थ सहित सुमेलित समुचित मिलान करना है। तो देखिए इसमें अगर एक भी आपसे प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आप इसका मिलान बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए, हाथ धो बैठना, इसका मतलब होता है खो देना, हाथ धो बैठना यानी खो देना। तो ऑप्शन नंबर सी का चौथा यहाँ पर देखिए कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर सी का चौथा यहाँ पर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। आप मैच करके देख लीजिए, बल्लिया उछालना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, आंखों में खटकना यानी बुरा लगना, और हाथ लगना यानी कोई चीज मिलना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों को क्रम में जमाकर लोकोक्ति को पूर्ण करना है। तो देखिए इसमें दिया है, छलकत जाए अधजल गगरी। आप सुने होंगे अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधजल फिर गगरी आएगा, अधजल यानी 3 नंबर पहले आएगा। देखिए इस तरीके से बहुत ही सरल प्रश्न था, अधजल पहले ही आ गया, अधजल गगरी छलकत जाए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है, स्वयं अपनी हानि करना। ठीक है, स्वयं अपनी हानि करना यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बहुत ही सरल प्रश्न था, स्वयं अपनी हानि करना यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा विकास संबंधित प्रश्न है, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि 11 वर्ष की आयु होना चाहिए, यहाँ पर किशोरावस्था की जो आयु होती है, बच्चा अपनी भाषा में तर्क करने लग जाता है, अवधारणा बनाने लग जाता है, वो किसी की भी बात को नहीं मानता है, स्वयं से अपने चिंतन मनन करने लग जाता है। तो ये किशोरावस्था की आयु होती है, 11 वर्ष से ऊपर की आयु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष की आयु। हालांकि इसमें 11 वर्ष नहीं दिया है। देखिए ये जो आयु दिया है 0 से 4 वर्ष, ये तो शैशवावस्था की काल होती है। जो 0 से 2 वर्ष की होती है शैशवावस्था काल, और 2 से 6 वर्ष के बाद तो बाल्यावस्था माना जाता है। इस प्रकार से ये जो है ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित भाषा का समृद्ध वातावरण। जितना अधिक प्रिंट रिच वातावरण रहेगा आपके स्कूल में, चारों तरफ बच्चा चित्र और भाषाओं को देखेगा, अक्षरों को देखेगा, उतने ज्यादा उसके जो क्षमता होगी, भाषा सीखने की क्षमता होगी, सबसे ज्यादा होगी साथियों। तो इस तरीके से अधिक जो महत्वपूर्ण है वो लिखित भाषा का समृद्ध वातावरण है। ठीक है, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस तरीके का ये जो क्वेश्चन है सी टेट 2018 में पूछा भी गया प्रश्न है कि जो प्रश्न था कि किस प्रकार से जो प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है क्या है, तो कक्षा का प्रिंट रीच समृद्ध परिवेश है। तो प्रश्न को बदल गया है, लिखित भाषा समृद्ध वातावरण है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होने वाला है। देखिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर है बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है। तो देखिए बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक से भी होता है भाषाई क्षमता का विकास, बाल साहित्य से भी होता है, अभ्यास से भी होता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक विकास पूछा गया है। तो देखिए सामाजिक अंतक्रिया इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। जितना ज्यादा बच्चा समाज से घुल मिल कर रहेगा, अपने दोस्तों के बीच रहेगा, उतनी ज्यादा उसके भाषा विकास पर प्रभाव पड़ेगा, उतने ज्यादा भाषा को सीखेगा। आप देखे होंगे बच्चों को अपनी मातृभाषा या फिर आड़ पड़ोस की भाषा को सिखाना नहीं पड़ता है, उसे वह स्वयं ही सीख लेता है। ठीक है, जो दूसरी भाषा है जैसे कि मान लीजिए अंग्रेजी हमारे ज्यादातर परिवेश में नहीं बोला जाता है, तो उसको सिखाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चों में भाषा की क्षमता है सर्वाधिक विकास होता है वो सामाजिक अंतक्रिया से होता है। जिसको देखता सुनता बोलता है उसमें ज्यादा उसको ज्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है भाषा विकास में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर। ठीक है, आप भी देखे होंगे जब बचपन में लिखना सीख रहे होंगे, ठीक है, तो इधर उधर की लाइन खींचते रहे होंगे, आड़ी तिरछी लाइन खींचते रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों को ये मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खींचने देना चाहिए ताकि उसको मोटर स्किल जो है वो उस पर पकड़ बन सके दोस्तों। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। तो इसमें जो है ध्यान केंद्रित निहित है, पढ़ना व सुनना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान केंद्रित होना इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो देखिए ऑप्शन है, आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है, भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है, भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित होना चाहिए, भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये देखिए मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल कट गया। भाषा आकलन केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित होना चाहिए, ये भी कट गया दोस्तों, है ना। केवल प्रश्न उत्तर ही नहीं पूछना चाहिए, बाकी अन्य सवाल भी पूछना चाहिए। इस प्रकार से इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि भाषाई कौशल के अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, वस्तुनिष्ठ, सुलेख, खुले प्रश्न या पाठ आधारित प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खुले प्रश्न। ठीक है, लेखन कौशल यानी कि लिखने के कौशल जो है उसको खुले प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसके विचारों को लिखने के लिए कर दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका आकलन अच्छे तरीके से हो पाएगा और कितना अपने विचारों को लिख पाता है। तो खुले प्रश्न इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो लास्ट प्रश्न है हिंदी का। फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे गणित के प्रश्नों को दोस्तों। ठीक है, तो देखिए लास्ट जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, भाषा के सभी पक्षों और योग्यताओं की जांच हेतु होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए दोस्तों, सतत मूल्यांकन होना चाहिए भाषा के सभी पक्षों का। ठीक है, जैसे लिखित मौखिक और सभी तरह की जो भाषा का मूल्यांकन है वो सतत रूप से होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।